हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर की प्रॉपर्टीज़, कैसे कैसे मैटर डिफरेंट होता है, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर के दो पार्ट थे, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सेम यूनिफॉर्म फेज होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म फेज होगा। ठीक है, और फिर देखा था हमने प्योर एलिमेंट्स देखे थे, और उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के मेज़रमेंट के अंदर। ठीक है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि लेंथ होगी, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। जिसे नापा जाए ना या फिर तोला जाए उसे बोलते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो क्वांटिटेटिव होती हैं, क्वांटिटेटिव वही होती हैं जिनकी क्वांटिटी का हम पता कर सकते हैं। Any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured। मतलब कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसके यूनिट के साथ जो कि मेज़र किया गया है। जैसे कि लेंथ को हम किस में वो करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर के अंदर। अब हमने बोला कि 6 मीटर कपड़ा है, तो 6 मीटर का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। अब उसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये यूनिट कन्वर्जन्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अर्लियर मतलब पहले क्या होता था, दो डिफरेंट सिस्टम थे मेज़रमेंट के, एक इंग्लिश सिस्टम था और एक मैट्रिक सिस्टम था, जिसे हम यूज़ करते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। जो मैट्रिक सिस्टम था वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस से लेट 18th सेंचुरी के अंदर, जो कि बहुत कन्वीनियंट था क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम पे बेसिस था। और उसके बाद कौन सा आया, हमारा कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। मतलब कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम आया। Such a system was established in 1960. It was discussed in detail below। मतलब दूसरा आया था हमारा 1960 के अंदर, जो नीचे डिस्कस किया गया है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं कि भाई हर वैल्यू को हम एसआई यूनिट में लिखेंगे। जैसे लेंथ की होगी मीटर, ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स होती हैं सबकी, तो उसे हम देखेंगे। अब ये देख लो थोड़ा सा, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। जो सिस्टम है यूनिट्स की, यूनिट डेफिनेशंस को इंक्लूड करते हुए कीपिंग ऑन चेंजिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। जब भी एक्यूरेसी ऑफ मेज़रमेंट किसी पार्टिकुलर यूनिट की एनहेंस की जाएगी सब्सटेंशियली, कैसे, नए प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके और मेंबर नेशन ऑफ मीटर ट्रीटी से एग्री टू चेंज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दैट यूनिट। और इनकी वजह से क्या होता है, जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है टाइप की टाइप। ईच मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैज़ अ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। मतलब हर मॉडर्न कंट्री के अंदर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जो मेंटेन करता है मेज़रमेंट के स्टैंडर्ड्स को। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन गिवन टू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। और हमारे इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एनएमआई दिल्ली में, जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली के अंदर है। ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करती है एक्सपेरिमेंट्स टू रिलीज द बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेंटेन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये यूनिट क्या करेगी, एक्सपेरिमेंट्स को रियलाइज़ करेगी बेस यूनिट से और मेंटेन करेगी नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को। ये स्टैंडर्ड्स पीरियडिकली इंटर कंपेयर्ड हैं स्टैंडर्ड मेंटेन एट अदर नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड एज वेल एज दोज एस्टेब्लिश्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पेरिस। मतलब जो हमारी नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, और ये एस्टेब्लिश हुई है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस के उससे भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है।
तो इन फ्रेंच ली सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। मतलब CGPM ने क्या किया था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर इसे अडॉप्ट किया था। जो CGPM है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके द्वारा क्रिएट की गई है, डिप्लोमेटिक ट्रीटी, जिसे हम बोलते हैं मीटर कन्वेंशन। और ये कब साइन हुई थी, पेरिस में साइन हुए थे इसके 1875 के अंदर। जो SI यूनिट है उनकी 7 बेस यूनिट होती हैं, जो कि 1.1 के अंदर दिखा रखी है। द अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, और जो बाकी की फ़िज़िकल क्वांटिटी रह गई ना, जैसे कि स्पीड हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी या फिर और भी, वो क्या होती है, इन क्वांटिटी से क्या होती है, डिराइव होती हैं। जैसे कि लेंथ की लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं L, है ना, मास M, टाइम के लिए T, और लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। वैसे ही मास की SI यूनिट होती है kg, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। ठीक है, तो अगर ये पूछे गए तो जनरली MCQ टाइप में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे कैंडला। या फिर आपसे पूछ ले कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे मोल। तो बाकी क्योंकि ऊपर वाले पांचों तो आपको पता होता है, क्योंकि लेंथ भी शुरू से ही होती है इनिशियल क्लासेस से, मैथ के अंदर भी, कि मीटर में नापते हैं, मास को kg में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। तो थोड़ा सा नया जो होगा आपके लिए वो यही दोनों होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडला के अंदर। अब डेफिनेशन SI बेस यूनिट्स की क्या दे रखी है, मतलब ऊपर तो क्या दे रखा था कि कौन सी SI यूनिट है, अब नीचे इनकी डेफिनेशन दे रखी है ये 1.2 टेबल के अंदर। अब जो SI यूनिट है वो क्या अलाउ करती है, यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। ठीक है, कि हम प्रीफिक्स यूज़ करें क्या इंडिकेट करने के लिए, मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट के। तो क्विकली हम इनको देखते हैं। देखो, जो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। द मीटर सिंबल M इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर कंसीडर करेंगे, C की वैल्यू ले लेंगे 299। ये कुछ याद करने का नहीं है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को कैसे क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, वेयर द सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी। अब यूनिट ऑफ मास kg होती है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, kg। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h to be वेयर एक्सप्रेस्ड इन जूल सेकेंड। मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू जो कि होती है 6.6 इंटू 10⁻34, जब हम एक्सप्रेस करते हैं कौन सी यूनिट में, जूल सेकेंड, या फिर वो किसके इक्वल होता है, जूल सेकेंड kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। अब है यूनिट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है सेकेंड के अंदर, SI यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी की फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेंगे, द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम। पढ़ लेना भाई, ये कुछ याद नहीं करना, बस ये देखना और ना, ये एग्ज़ाम्स में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, बस इतना याद होना होता है कि SI यूनिट क्या है। और ये थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स की, जैसे ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट हो गया, इसकी क्या वैल्यू 1.38 या फिर 1.4 इंटू 10⁻13 ले सकते हो। इसे कैसे एक्सप्रेस किया गया है, जूल पर केल्विन के अंदर। उसे दूसरी
यूनिट में कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, वैसे ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब है यूनिट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर। मोल क्या था, कंटेन एग्जैक्टली कितने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, तो एवोगैड्रो का Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये है Na। ठीक है, कैंडला भी इसी तरीके से होगा, जिसकी SI यूनिट किसकी है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये मेन है मल्टीपल, जब हम वो करते हैं ना, कन्वर्जन्स करते हैं, तब ये काम आता है कि योक्टो का मतलब होता है 10⁻24, जेप्टो 10⁻21, एटो 10⁻18, फेम्टो 10⁻15, पिको 10⁻12, नैनो 10⁻9। अब ये ऐसे पूछेंगे जैसे कि 50 मीटर को नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करो, तो 15 × 10⁻9, तो वो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, डेसी 10⁻1। ठीक है, और डेका का 0। अब वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। हेक्टो का मतलब 10⁻2, किलो का मतलब 10⁻3, 10⁻2 को 100 भी लिख सकते हैं और 10⁻3 को 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये उसी तरीके से लिख रखा है 10⁻3 kg, किलो। मेगा 10⁻6 गीगा, 10⁻9 टेरा, 10⁻12, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा। ये 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे देख के, और जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो अपने आप इजीली हो जाएगा। अब पहली यूनिट है जो बेस यूनिट कितनी थी जो हमने अब पढ़ी थी, तो उसमें जो पहला है वो है मास का, मास और वेट। अब कई लोगों को लगता है कि जो मास है और वेट है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मास कौन सा, मास किसी सब्सटेंस का क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि वेट क्या है, फोर्स है जो ग्रेविटी एग्जर्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हमारा मास फिक्स्ड रहता है, लेकिन वेट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जी पे डिपेंड करता है वेट। जी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन मास क्या रहेगा, फिक्स, क्योंकि वो ग्रेविटी पे नहीं डिपेंड कर रहा। ठीक है, तो ये याद रखना आगे कि मास और वेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। जो मास है वो फिक्स होता है और वेट क्या है वो वेरी करता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी की वैल्यू के ऊपर। अब जो मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। अब लैब के अंदर मास को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एनालिटिकल बैलेंस से। या आपने लैब में देखा भी होगा, जब हम मेज़र करते हैं, देखो ये दोनों साइड पेन है, इसके अंदर एक साइड तो सब्सटेंस रख देते हैं, एक साइड थोड़ा वेट रखते हैं और फिर इसे मेज़र करते हैं। ताकड़ी बाट देखा होगा आपने, जो नॉर्मल अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, घर में मिलता है ये। या फिर तराजू देखा होगा, जो अक्सर दुकान के ऊपर रखा मिलता है, एक साइड वेट डालते हैं और दूसरी साइड जो आप सामान ले रहे हो वो डालते हैं, उसका इक्वल होते ही फिर वो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, और अब ऐसा यूनिट मास की क्या थी, केजी थी। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो ये जनरल सी है। अब वॉल्यूम वो अमाउंट है स्पेस का जो ऑक्यूपाई होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, और इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ का क्यूब। सो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब।
बट अगेन केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर क्या होती है, स्मॉल वॉल्यूम यूज़ होती है, इतना थोड़ी ना कि मीटर क्यूब वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो हम जो लैब में यूज़ करते हैं वॉल्यूम्स, वो किससे डिनोट होती है, सेंटीमीटर क्यूब या डेकामीटर क्यूब से। अब जो लीटर है विच इज़ नॉट एन एसआई यूनिट, लीटर एसआई यूनिट नहीं है, इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का मेज़रमेंट करते हैं लिक्विड्स का कि कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 ml, और 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। In the laboratory, the volume of liquids or solution can be measured by ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट। और ये तो आपने लैब में देखा भी होगा कि ब्यूरेट, पिपेट और ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसके अंदर भी लेबल्स लगे होते हैं कि ये इतने वॉल्यूम हो गया, इतना। जैसे कोई होता है 50 ml की ब्यूरेट होगी या फिर पिपेट 25 ml की होगी या 15 ml की होगी, तो उससे हम भी मेज़र कर सकते हैं जो छोटे यूनिट्स हैं वॉल्यूम की, वो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ यूज टू प्रिपेयर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो ये लिख रखा है, इसके अंदर क्या करते हैं, नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेजरिंग डिवाइसेस है जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। आगे जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हम इसी का यूज़ करेंगे। अब है डेंसिटी। डेंसिटी द टू प्रॉपर्टीज़ मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम तो हमने ऊपर पढ़ा है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है। डेंसिटी किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट होगा मास का जो कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होगा। अब जो एसआई यूनिट है डेंसिटी की, वो क्या होगी, ऊपर मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। The unit is quite large and chemists often express density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये केजी पर मीटर क्यूब क्या है, बड़ी वैल्यू है, लेकिन हमें छोटे चीज़ों की डेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या, कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। मतलब डेंसिटी किसी सब्सटेंस की क्या बताती है हमें कि कितने क्लोजली वो पार्टिकल्स पैक हुए हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट है जो हम बार बार उसमें टेम्परेचर यूज़ करते हैं ना। इसके अंदर भी था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, नर्स इक्वेशन जब हम यूज़ कर रहे थे तो टी टेम्परेचर आ रहा था ना वहाँ पे। तो टेम्परेचर को जहाँ भी केमिस्ट्री में यूज़ करना होगा ना, वो हमेशा केल्विन की यूनिट में यूज़ करेंगे, ये इसके ऐसा यूनिट है। अब अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से ऐड करते हैं। ठीक है। थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज केस। अब ये थर्मोमीटर नीचे दिखा रखे हैं 1.8 फिगर के अंदर। जो थर्मोमीटर है सेल्सियस स्केल का, वो कैलिब्रेट होगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर, और ये दो क्या टेम्परेचर हैं, 0 डिग्री तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक। ठीक है। अब जो टेम्परेचर है 2 स्केल्स का, वो कैसे रिलेट होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जैसे कोई आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया आपको, ठीक है, तो आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 9/5 इंटू 30 प्लस में 32। ठीक है। अब ये मत करना कि पहले ही 32 ऐड कर दो, नहीं, 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 है ना, तो 5 30 से कटेगा, 6 बार में 9 6 वो जो आएगा उसे ऐड कर देना 32 से। ठीक है।
अब ये मत सोचना कि मैडम को 9 6 नहीं पता, ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ मैं प्रॉब्लम्स। 9 6 54। द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। मतलब केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 273.15 से ऐड कर देंगे। और ये इंटरेस्टिंग होगा नोट करने के लिए, जो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जो नेगेटिव वैल्यू हैं वो भी पॉसिबल होती हैं कहाँ पे, सेल्सियस स्केल के अंदर, पर बट इन केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से स्केल के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, तो वो है केल्विन स्केल। और किसके अंदर पॉसिबल होता है, वो है डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल के अंदर, ठीक है। अब ये 1.8 फिगर ये है, ये 3 टाइप के थर्मोमीटर हैं, जिसके अंदर एक केल्विन में यूनिट, एक सेल्सियस के अंदर, एक फ़ारेनहाइट के अंदर। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो किसके इक्वल होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के और 273.15 केल्विन के, ठीक है। ये तीनों इक्वल होंगे यूनिट्स। अब जो रूम टेम्परेचर है अपना, वो क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 298, 273 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 298 केल्विन। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर करेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब उसे केल्विन के अंदर करेंगे तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के अंदर करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी को केल्विन में करेंगे 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में करेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको जनरली ये पूछ लेते हैं कि जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताओ, आपको सेल्सियस में तो सबको याद होता है 0 डिग्री, लेकिन आपको पूछेंगे कि फ़ारेनहाइट के अंदर या फिर केल्विन के अंदर बताओ, तो केल्विन के अंदर कितना होगा, 273.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के अंदर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू एक बार देख लेना 2-3 बार, तो अपने आप याद हो जाएगी। अब है अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। अब ये तो हो नहीं सकता कि सारे जो मेज़रमेंट की यूनिट्स जो हमने देखी है, जैसे कि एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनएक्यूरेसी होती है, कि वो वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं होती। मान लो जो ये सिलेंडर वगैरह बना रहे हैं, जो ये ब्यूरेट पिपेट बना रहे हैं, उसकी वहाँ पे थोड़ी सी मेज़रमेंट में दिक्कत आ जाए, तो वो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या होता है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी सी एरर आ जाता है। मीनिंगफुल वेज टू हैंडल, मतलब इन चीज़ों को मीनिंगफुली हैंडल करने के लिए क्या हुआ, अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, आफ्टर डिफाइनिंग अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, मतलब मेज़रमेंट की यूनिट डिफाइन करने के बाद, जैसे कि केजी और मीटर, साइंटिस्ट ने एग्री किया रेफरेंस स्टैंडर्ड पे, जो कि दैट मेक इट पॉसिबल टू कैलिब्रेट ऑल मेजरिंग डिवाइसेस, मतलब जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस जिनमें थोड़ा बहुत एरर है, उसे कैलिब्रेट करने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए। फॉर गेटिंग रिलायबल मेजरमेंट, ऑल डिवाइसेस सच एज मीटर, स्टिक्स, एनालिटिकल बैलेंस हैव बीन कैलिब्रेटेड बाय देयर मैन्युफैक्चरर्स टू गेट करेक्ट रीडिंग्स। मतलब रिलायबल, विश्वास करने योग्य मेज़रमेंट करने के लिए सारे डिवाइसेस जैसे कि मीटर, स्टिक, एनालिटिकल बैलेंस, उनको कैलिब्रेट मतलब ठीक किया गया, किसके द्वारा, जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उन्हें, उनके द्वारा, ताकि रीडिंग्स क्या आए, करेक्ट आए। ईच ऑफ दिस डिवाइसेस, सारे जितने भी ये डिवाइसेस थे, स्टैंडर्डाइज्ड या फिर कैलिब्रेट किए गए कुछ रेफरेंस मान के। जो मास स्टैंडर्ड है वो केजी है 1889 से, और उसे डिफ़ाइन किया गया मास किसका, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर, जो कि स्टोर है एयर टाइट जार के अंदर, कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन सेवर्स के अंदर, ठीक है, फ्रांस के अंदर। PTIR वॉज चूज़न फॉर दिस स्टैंडर्ड। अब ये प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों यूज़ किया गया इसका सिलेंडर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये हाईली रेजिस्टेंट है, किससे, केमिकल अटैक से, मतलब ये केमिकल रिएक्शन इजीली देता नहीं है। दूसरा, इसका मास चेंज नहीं होता बहुत लॉन्ग टाइम के लिए।
ठीक है। साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मास। अब साइंटिस्ट किस चीज़ की खोज में रहते हैं, मतलब उन्हें तो सब कुछ नया नया चाहिए कि और नया अच्छा कुछ रिप्लेसमेंट मिले हमें, ठीक है। तो नए स्टैंडर्ड की वेट में है, वो सर्च में है। दिस इज बीइंग अटेम्प्टेड थ्रू एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। Work on this new standard focus on way to measure accurately the number of atoms in a well-defined mass of sample. One such method, मतलब यही बोल रहे हैं कि जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसे यूज़ करते हैं ताकि हम एक्यूरेटली डिफाइन कर सकें कितना मास है, ठीक है। अब एक ऐसा मेथड भी है जैसे कि एक्सरे को यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के एटॉमिक डेंसिटी किसी क्रिस्टल की, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन की, उसकी एक्यूरेसी कितनी है 1 पार्ट इन 10⁶, बट हैज़ नॉट येट बीन अडोप्टेड टू सर्व एज ए स्टैंडर्ड। लेकिन उसे अब तक अडोप्ट नहीं किया गया है कि वह स्टैंडर्ड की यूज़ में, मतलब स्टैंडर्ड की तरह यूज़ हो। और कुछ अदर मेथड्स भी हैं जो कि एडिक्वेट नहीं हैं PTIR सिलेंडर को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो आगे जब भी होंगे तो वो कर देंगे। द मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन PTIR बार केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ °C। मतलब जो मीटर है उसे शुरू में ओरिजिनली कैसे डिफाइन किया गया था कि लेंथ 2 मार्क के बीच की PTIR बार की, ठीक है, जो कि कैप होंगे किस टेम्परेचर पे 0°C, या फिर हम बोल सकते 273.15 केल्विन। 1960 के अंदर जो लेंथ थी मीटर की उसे डिफाइन किया गया था 8.65 × 10⁶ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टॉन लेजर। Although this was a cumbersome number, it preserved the length of meter at its agreed value, ठीक है। तो बस यही सी बारे में बताया गया कि अगर नया स्टैंडर्ड मिल जाएगा तो उसे हम नया स्टैंडर्ड अडोप्ट कर लेंगे हमारे साइंटिस्ट। अब आ गई साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, एटम करते हैं, मॉलिक्यूल्स जिनका मास क्या होता है बहुत कम होता है और वो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे नंबर्स के अंदर। और केमिस्ट्री को किससे डील करना पड़ता है, लार्ज नंबर्स से, जैसे कि ये 602 2222, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है जिसे हम 6.02 × 10⁻23 की तरह लिखते हैं। और वैसे ही जो मॉलिक्यूल है जिसका हाइड्रोजन गैस है जैसे, तो उसका 2 ग्राम मास है तो इसे कैसे लिखेंगे 0.0000 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरे कांस्टेंट है जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट H 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, या फिर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, या फिर चार्ज पार्टिकल का, ये इन्वॉल्व करते हैं नंबर ऑफ अबव मैग्नीट्यूड्स, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड्स। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर इन्वॉल्विंग सो मैनी ज़ीरोज़, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब सोच के देखो, एक तो वैल्यू आपको ये लिखी जाए 1.2 × 10⁻23, ठीक है। एक आप ये लिखो 1 2 0 0 0 0 0, तो कितना टाइम तो आपका 0 0 काउंट करने में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ये नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशंस को अडोप्ट किया था। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n × 10⁻n से, ठीक है। जो n है वो एक्सपोनेंट होगा जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी, और जो n है वो नंबर है जिसे डिजिट टर्म बोलते हैं, विच जो वेरी करेगा 1 से लेके 9.999 तक। अब जैसे कि एग्जाम्पल है 232.508, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब पॉइंट को आप अगर लेफ़्ट में सरका रहे हो ना 2 पॉइंट, जैसे 232 पॉइंट है, अब 2.32 करने के लिए जब हम लेफ़्ट में पॉइंट लगाएंगे ना, लेफ़्ट के अंदर सरकाएंगे तो क्या करेंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे भी समझ लो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई बाई 100 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻², और डिवाइड बाई 100 हुआ है तो 2.32 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ लो। नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट जो डेसिमल हैड टू बी मूव टू लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। अब जो डेसिमल है वो लेफ्ट में खिसक जाएगा, सेम इज़ द एक्सपोनेंट 2, और जितने पॉइंट से डेसिमल लेफ्ट में जाएगा ना वही 10 की पावर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि ये एग्जांपल है 0.00016, ठीक। अब हमें क्या करना है, राइट में डेसिमल को मूव करना है, कितने पॉइंट से 1 2 3 4, 4 से करना है क्योंकि हमें 1.6 लिखना है। तो क्या करेंगे 10 की पावर उतनी माइनस में चली जाएगी। जब लेफ़्ट से राइट डेसिमल मूव करना है तो माइनस में हो जाएगी पावर, ठीक है, जितने पॉइंट मूव करो वो। और अगर लेफ़्ट में करना है तो पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी, ये याद रखना। While performing mathematical operation on number express scientific notation the following points, और ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब इनकी कैसे करते हैं, these two operations follow the same rules which are there for exponential numbers। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या होंगे, सेम रूल्स फॉलो होंगे। जैसे कि 5.6 इंटू 10 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 6.9 इंटू 10 की पावर 8 से, ठीक है। तो जो 10 की पावर वाली वैल्यू है उसे एक अलग से लिख लेंगे हम, और जो सिंपल नंबर्स वाली वैल्यू वो अलग लिख लेंगे। जैसे ये ब्रैकेट में दिखा रखा 5.6 इंटू 6.9, ये अलग हो गया। और 10 की पावर 5 प्लस में 8 इसलिए क्या है क्योंकि अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रखी है ना दो टर्म्स को, तो वैल्यू मतलब जो पावर होंगी वो ऐड होंगी, और अगर डिवाइड होगा तो जो दोनों की पावर होगी वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सिंपली इसे ऐसे कर लेंगे तो 5 + 8 कितना आ जाएगा 13। 5.6 6.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 38.64। अब हमें करना है 3.8 में कन्वर्ट करना है, तो लेफ़्ट में एक पॉइंट जा रहा है तो एक वैल्यू 10 के ऊपर ऐड हो जाएगी, पहले 13 थी अब 14 होगी, ऐसे होगा ये। अब नेक्स्ट है 9.8 इंटू 10-2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 इंटू 10-6 से, तो 9.8 और 2.5 अलग कर लिया। अब वैल्यू अलग लिखनी है, अब ऐड करनी है हमें तो, लेकिन ये नेगेटिव में है तो कोई बात नहीं, -2 प्लस और ब्रैकेट में लिख लेना -6, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तब। तो 10 की पावर -2 -6, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ओवरऑल साइन होगा माइनस, और 6 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 8, और ये वैल्यू कितनी है 24.50। अब हमें क्या करना है, इसे एक वैल्यू लेफ़्ट में शिफ्ट करनी है, तो एक वैल्यू लेफ़्ट में, तो 10 की पावर -8 में +1 करना है, तो -8 + 1 कितना हो जाएगा -7, ठीक है। लग डिफ़िकल्ट रहा है लेकिन ये बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना है कि जो 10 की पावर होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई के टाइम, और डिवाइड के टाइम क्या होगा माइनस हो जाएंगी। अब जैसे 2.7 इंटू 10-4 को डिवाइड करना है 5.5 इंटू 10 की पावर 4 से, तो 2.7 डिवाइड बाई 5.5 ये अलग ले लिया, और 10 की पावर -3, अब ये 4 है नीचे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, -3 -4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -7। अब 0.49 है इंटू 10-7। अब क्या करेंगे हम, हमें राइट में एक पॉइंट सरकाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे एक वैल्यू को, -7 -1 क्या हो जाएगा -8। अब है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या करना है, कॉमन वैल्यूज़ लेके निकाल लेना है साइड में। फॉर दीज टू ऑपरेशन, इन दो ऑपरेशंस के लिए जो फर्स्ट नंबर है वो रिटर्न इन सच अ वे, इस तरीके से लिखा जाएगा कि उनके एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे एज द केस में भी, जैसा कि केस होगा।
जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है कि हमें ऐड करना है 6.65 इंटू 10⁴ और 8.95 इंटू 10⁻³ को। एक्सपोनेंट्स को सेम बनाना है दोनों साइड। जैसे इस साइड 6.65 10⁻⁴ है तो इस साइड भी 10⁻⁴ करनी है। और 10⁻⁴ करने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस में 0.895 इंटू 10⁻⁴। अब जो 10⁻⁴ है वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, अब ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐड करते हैं। तो 10⁻⁴ बाहर कॉमन निकल गया और जो ये टर्म्स नंबर लिखे हुए हैं ना 6.65 और 0.895 सिर्फ इनको ऐड करना है और फिर ये आंसर आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी सिमिलरली ऐसे ही करना है। जैसे 10⁻⁻² है, इस साइड 10⁻⁻³ है, लेकिन इसे भी 10⁻² की वैल्यू कर दें, वो कैसे होगा, 1 और 10 क्या करेंगे नीचे डिवाइड में, तो उससे क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² सब्ट्रैक्ट होगा 0.48 इंटू 10⁻² से। अब इससे क्या आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जैसे 2 के बाद बहुत सारे ये आ जाते हैं ना पॉइंट के बाद, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमें देखना है। Every experiment measurement has same amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and the skill of person making the measurement। मतलब हर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट क्या होती है, कुछ अमाउंट की अनसर्टेनिटी होती है उससे एसोसिएटेड, क्योंकि लिमिटेशन होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो एक टाइम तक मेज़र करता है, फिर थोड़ी सी क्या एरर आ जाता है उसमें, या फिर जो हम जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या पता कौन से स्टेप पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और वो पूरी वैल्यू डिफर हो जाए। जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस इट कम्स आउट टू बी 9.4। अब जब हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस का यूज़ किया हो तो मास कितना आ गया 9.4 ग्राम। अब उसी को मेज़र किया हमने एनालिटिकल बैलेंस से तो आ गया हमारा मास 9.4213 ग्राम। तो जो मास ऑब्टेन होगा एनालिटिकल बैलेंस से वो ज़्यादा है थोड़ा सा, किससे, जब हम प्लेटफॉर्म बैलेंस से मेज़र कर रहे थे उसी मास को। Therefore, digit 4 placed after decimal in the measurement by platform balance is uncertain। तो जो प्लेटफॉर्म बैलेंस ने जो मेज़र किया है 4 डिजिट 4, तो वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा, मतलब ठीक नहीं होगा। एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, एक से थोड़ी सी कम। The uncertainty in experimental or calculated value is indicated by mentioning the number of significant figures। मतलब इसी अनसर्टेनिटी को जो एक्सपेरिमेंट या फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में इंडिकेट होती हैं उसे मेंशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट होते हैं जो कि नोन होते हैं विद सर्टेनिटी, मतलब कितनी सर्टेनिटी, उससे +1 या फिर -1। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिकेट होगी बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब कैसे इंडिकेट करेंगे कि पहले की डिजिट जो सर्टेन लिखेंगे और फिर जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट। दस इफ़ वी राइट अ रिजल्ट ऑफ, मतलब ये एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमें लिखना है 11.2 ml, तो हम क्या कह सकते हैं, 11 क्या है, सर्टेन है, मतलब 11 तो क्या है, फिक्स वैल्यू है। अब 2 क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है जो जिसमें एरर हो सकता है। अब 0.2 के बाद क्या पता 2, 3, 4 ऐसे कुछ वैल्यू हो या 210 कुछ वैल्यू हो, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन, एक्यूरेट नहीं है ये। तो जो अनसर्टेनिटी वो कितने की हो सकती है, +-1 की। अनलेस अदरवाइज स्टेड एन अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 इन लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। मतलब ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि जो लास्ट यूनिट होगी ना पॉइंट के बाद, उसके अंदर कितनी सर्टेनिटी होगी, +-1 की। अब कुछ रूल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब ये रूल्स याद करने, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है हमेशा CBSE बोर्ड में या फिर हरियाणा बोर्ड या फिर और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप,
तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जैसे ये रूल्स हैं इसके, तो ये 4-5 रूल हैं, 4-5, हाँ 5 रूल हैं इसके। तो ये 5 रूल याद करने हैं आपको। जो पहला रूल है वो ये है कि सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितनी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। मतलब जिस डिजिट के अंदर कोई ज़ीरो नहीं आ रही ना, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगी। जैसे 285 होगी, 296 हो गया, मतलब ज़ीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी नंबर हो, तो वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो 285 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट होंगी, 3, क्योंकि इसमें 3 नंबर है ना, 2 भी है, 8 भी और 5 भी। और अगर इसी जगह होता 0.25 ml, तो ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2 और 5, 2 को काउंट करेंगे बस हम। अब ज़ीरो का रूल बता दिया, ज़ीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 0.03, कोई भी और नंबर ज़ीरो के सिवा आ रहा है, उससे पहले जितनी भी ज़ीरो आएंगी ना, तो वो क्या होंगी, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे 0.03 के अंदर आपसे पूछ लिया कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिर्फ एक है, 3। अब सिमिलरली नीचे ये 0.0052, इसकी जगह 6, 7 या कुछ और लिख सकते हैं जो ज़ीरो ना कंटेन करे, तो सिर्फ उन्हीं नंबर को हम काउंट करेंगे। तो सिर्फ इसके अंदर क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट है, अब ज़ीरो के केस तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मतलब किसी सिग्निफिकेंट नंबर के पहले ज़ीरो आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर बीच में ज़ीरो आ गई तो, अब जैसे नेक्स्ट केस है, ज़ीरो आ गई 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब जैसे 2.005 है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो इन ज़ीरो को भी काउंट करेंगे हम। अब अगर ज़ीरो क्या आ गई, एंड में आ गई या फिर राइट साइड में आ गई किसी सिग्निफिकेंट फिगर के, तो 0.200, इसके अंदर क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे कि 100, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लेकिन ज़ीरो पॉइंट के बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ गया और उसके बाद 0 है ना, तो उसे काउंट कर लेंगे हम। तो ये यही बता रखा है। जैसे 100 के अंदर कितनी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 1000 के अंदर क्या होगी, उसमें भी एक ही होगी। अब ये जैसे 1.0 इंटू 10⁻²⁴ लिख दिया, तो इसके अंदर क्या होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.00, तो ये तीनों चीज़ें काउंट की जाएंगी। और लास्ट है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट करना। जैसे कि एग्जांपल 2 बॉल या फिर 20 एग हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके अंदर कितनी है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इनकी एग्जैक्ट नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल इन नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कोई नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ऑल डिजिट क्या होंगी उसकी सिग्निफिकेंट। जैसे कि 4.01 इंटू 10⁻², इसके अंदर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 8.256 इंटू 10⁻3, तो इसके अंदर कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब आ गया कंसेप्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, ये क्या होता है, ठीक है। ये मेज़रमेंट के लिए ही होते हैं। जो प्रिसीजन होता है वो क्लोजनेस होता है किससे, वेरियस मेज़रमेंट फॉर अ सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी की वैल्यूज़ जो आसपास आए वो होगा प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होगी, एग्रीमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू होगी वो होगी एक्यूरेट। अब ये एग्जाम्पल से समझो, अगर ट्रू वैल्यू आपकी देख ली कि रिज़ल्ट आ रहा है आपका 2 ग्राम, ठीक है।
अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, उसने क्या की, 2 मेज़रमेंट लिए और एक वैल्यू था उसकी 1.95 और दूसरी आई 1.93, लेकिन जो वैल्यू एग्जैक्ट आनी थी वो थी 2 ग्राम। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पास पास है। मतलब प्रिसीजन वो होगा जैसे कि ये 2 मेज़रमेंट ली, 1.93 1.95, ये क्या है, आपस में आस पास हैं, तो ये होंगी प्रिसाइज। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से बहुत अलग हैं, ये 2 से बहुत छोटी हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने क्या किया, उसने यही रिज़ल्ट किया और उसने क्या बनाया, 1.94 ग्राम एक मेज़रमेंट में आया, एक में आया 2.05 ग्राम। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, अब जो 1.94 और 2.05 है वो आपस में बहुत अलग अलग है ना, दूर दूर वैल्यू हैं, तो ये क्या है, प्रिसाइज नहीं है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू थी 2, ये इससे भी बहुत दूर है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। अब तीसरा स्टूडेंट है, उसने यही एक्सपेरिमेंट क्या किया, रिपीट किया और उसकी वैल्यू आ गई 2.01 और 1.99। तो ये आपस में क्या है, 2.01 और 1.99 पास पास है, तो ये क्या होंगी, प्रिसाइज। और 2 के भी पास है बिल्कुल, तो इसलिए क्या होंगी, एक्यूरेट। ठीक है, मतलब 2 वैल्यू आपस में क्लोज होंगी तो प्रिसाइज होंगी, और जो रिजल्ट के क्लोज होंगी तो एक्यूरेट होंगी। ये है मेन। देखो ये, अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये हम क्या करेंगे, अभी कर लेंगे। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती राइट साइड में, मतलब पॉइंट के बाद, जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे 12.11 18 या फिर 1.012, इसका आंसर क्या है, 31.122। तो हम क्या करेंगे, 18 हैज़ ओनली वन digit after decimal point and the result should be reported only up to 1 digit after the decimal point। मतलब 18 के बाद क्या है, 0.0 है ना, इसके बाद सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो जो आंसर आएगा ना उसमें भी डेसिमल के बाद 0.1 तक ही रखना है हमें आंसर। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे होगा, इन ऑपरेशंस के अंदर जो रिज़ल्ट होंगे वो रिपोर्ट होंगे विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन मेजरमेंट विद अ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 2.5 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, और 1.25 के अंदर कितने हैं, 3। लेकिन जो छोटा कौन सा है, 2.5, इसके अंदर 2 है, तो जो आंसर होगा उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन हो या फिर मल्टीपल डिवीज़न, जो सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, जैसे किसी एक 2 चीज़ों को ऐड करना, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3, तो जो आंसर होगा ना उसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ठीक है, तो आप डेसिमल को राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे 3.125 आता, लेकिन 2.5 की 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 2 ही आएंगे। While limiting the result to the required number of significant figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind following points for rounding of the numbers। मतलब अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें सिग्निफिकेंट, जिसकी कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर राइट साइड की डिजिट रिमूव करनी है, तो अगर वो 5 से ज़्यादा है ना, तो उससे पहले वाले को 1 से बढ़ा देंगे। जैसे कि 1.386 है, अब जो लास्ट वाली डिजिट है वो हटानी है हमें, जैसे 6 है पीछे, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो 8 के अंदर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.39। अब सिर्फ 1.39 होता और ये 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये एक ऐड हो जाएगा 3 में, तो 1.4 आंसर आ जाता। अगर राइट साइड में रिमूव करना और 5 से कम है वो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है,
तो प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज, तो सेम रह जाएगा, वो चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि 4.334, अब लास्ट वाला 4 हटाना है आपको, तो क्या करेंगे हम, 3 में कुछ ऐड नहीं होगा, सिंपल। 5 से अगर कम नंबर है, जैसे कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कुछ भी हो, तो क्या करना है हमें, वो सीधा रिमूव करना है लास्ट वाला नंबर, और इस अगले वाले में कुछ ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, राउंड ऑफ कर देना बस। नेक्स्ट है, अगर राइट मोस्ट डिजिट इज़ रिमूव टू बी रिमूव्ड इज़ 5, अगर सबसे लास्ट वाले डिजिट रिमूव करनी है, अगर सिर्फ 5 होगी, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज इफ़ इट इज़ इवन। अगर 5 से पहले वाला नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर ओड हुआ तो हम 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि 6.35 है, पीछे 5 है, इस 5 को हटाना है, तो आगे 3 क्या है, ओड नंबर, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 6.4। अगर इसकी जगह जैसे 6.25 है, 2 क्या है, इवन नंबर, और 5 को हटाना है, तो ये यूँ का यूँ रह जाएगा, जैसे था वैसा का वैसा। ठीक है, एक बार खुद से अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। अगले हैं यूनिट कन्वर्जन्स, वो हम बाद में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। थैंक यू वेरी मच।